गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम शुरू कर रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल इवेंट होने वाला है, एक बहुत स्पेशल सेमिनार होने वाला है। ये सेमिनार हम सबके लिए बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सेमिनार सिर्फ शलाखा जी और वैभव जी का नहीं है, ये सेमिनार हम सबका है। हर उस डॉटर का है, हर उस माँ का है, हर उस हाउसवाइफ का है जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े सपने लेकर आज जी रही है और ये हर एक सपने को पूरा करना चाहती है। हर उस व्यक्ति का है जो अपने फैमिली को इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने की चाहत रखता है, उसको सपना रखता है। और इसलिए आज ये सक्सेस स्टोरी हम सबकी सक्सेस स्टोरी है। और मुझे मेरे से बड़ा अगर कोई इसके बारे में कोई ज्यादा अगर इसके बारे में कोई जाने या फिर कोई बताने कि जैसे शख्स अगर मुझे पता हो तो वो है जिन्होंने इन इन कपल्स को बनाया। एक माता पिता के लाइफ में सबसे खुशी का दिन का क्या होता है, खुशी के लम्हे क्या होते हैं जब वो अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करते हुए देखें। और यही खुशी आज मैं जानता हूं कि होती होगी महाराष्ट्र के फर्स्ट जीबीडी स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आज़ादी क्लब मेंबर, फाउंडिंग पिलर ऑफ मोदी केयर, हम सबके गुरु मेंटर धीमन कपाड़िया और रश्मि कपाड़िया जी की। सो प्लीज वेलकम धीमंत जी एंड रश्मि जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इन दोनों को इनवाइट करें इस सेमिनार में और हम इस सेमिनार की शुरुआत करेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आप और हम जैसे एक ऐसे कपल जो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता रहे थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं था लोगों के बिजनेस को लेकर, एक सिंपल कपल, एक हाउसवाइफ जिनको बचपन से ये बताया गया था कि अपना काम करो, बड़ा मत सोचो, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो सिर्फ रोकड़ा जो आंकड़ा गिनना आता है, ऐसा कपल आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी बन के आए हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि इनकी कहानी आपको टच करेगी। मुझे पता है कि उनका जो सिंप्लिसिटी है, उनका जो स्पेशलिटी है वो यही है कि वो बहुत सिंपल हैं और उन्होंने मोदी केयर बिजनेस में एक खास काम किया है जो कोई भी कर सकता है। एक साधारण इंसान भी अगर ये कर लेना तो वो सफल हो जाता है, जो उन्होंने कर दिखाया है। उन्होंने किया है टोटली सिस्टम पे सरेंडर और बिलीफ, और इसी को लेकर आज वो हमारे साथ हैं शेयर करने के लिए कि उनकी सक्सेस जर्नी कैसी हुई है। सो आई एम वेरी प्राउड टू वेलकम Presidential Director Shalaka Joshi and Vaibhav Joshi. Let's welcome them with a very big hand. Welcome. We want to hear from you your success. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. और वाओ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो वैभव जी। मोदी केयर का कमाल है सर। मैं इतनी प्राउड फील कर रही हूँ, मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ अभी, क्योंकि एक सिंपल सी हाउसवाइफ शलाका जोशी का कोई भी खास कुछ भी नहीं था उसमें। मुझे बचपन से बहुत अच्छी परवरिश मिली, मतलब मम्मी डैडी ने जो जो मैंने मांगा वो लाके दिया। रादर मैंने कुछ मांगा ही नहीं, मांगने से पहले ही मम्मी पापा लाके देते थे। तो मांगने की आदत नहीं है या सोच नहीं है, तो बड़े सपने तो भूल जाओ, छोटे छोटे सपने भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे सपना देखना अलाउड ही नहीं था। मम्मी पापा ने बताया था कि ऐसे मत सोचो, जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ, इतना हमारे बस में नहीं है। वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं सोचते, जो है उसमें सेटिस्फैक्शन मानना सीखो, ये बचपन से सिखाया। और यही करते करते मैं सबसे पहले तो मैं मेरी फैमिली में सबसे बड़ी लड़की थी, और मुझे यही सिखाया गया था कि आप जो करोगे, जैसे बर्ताव करोगे, वैसे ही आपकी छोटी बहनें करेगी। तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी कॉन्शियस कि तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो, क्या कैसे बर्ताव कर रही हो, कैसे उठ रही हो, कैसे बैठ रही हो, किनसे मिल रही हो, ये सारा तुम्हें समझ के करना है। बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रख के और स्टेडी रख के करना है। तो हमेशा ये दिमाग में रहता था कि यार मैं ऐसा करूंगी तो
कुछ गलत तो नहीं होगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी बहनें भी ऐसे करेगी तो तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसे सारा यही सोच के मैं बड़ी हुई हूँ। तो जाहिर है मुझे सपने तो थे नहीं, और पढ़ाई की, लेकिन कुछ स्पेशल मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि मेरा कुछ अलग हो। तो इसके लिए मैंने संस्कृत में पढ़ाई की, संस्कृत में ग्रेजुएशन किया, जो कोई नहीं करता था। जब भी संस्कृत लेने के लिए गई तभी भी मम्मी पापा ने यही बताया कि देखो संस्कृत तुम ले रही हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत लेके करोगे क्या? तो मैंने कहा कि मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए हमारे टाइम पे जो कॉलेज था वो बहुत घर से दूर था, तो वहाँ पे जा नहीं पाई, क्योंकि ट्रैवलिंग की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, ट्रैवलिंग के साधन नहीं थे, तो वहाँ पे नहीं जा पाई। तो वो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश मन में रह गई। मैंने छोड़ दिया कि ठीक है चलो मैं डॉक्टर नहीं बनती, लेकिन उस सब्जेक्ट में मुझे रुचि बहुत है, तो मैं पढ़ती बहुत थी। मम्मी पापा ने यही सिखाया था कि पढ़ना चाहिए, जो भी बुक है वो पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, ये मम्मी पापा ने सिखाया था। तो पढ़ने लगी। फिर ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक राष्ट्र सेविका समिति करके एक संस्था है, उसके लिए काम किया। 1 साल घर छोड़ के रही, लेकिन तभी भी मम्मी पापा ने ना बोला कि नहीं घर छोड़ के काम नहीं करना है, घर पे रह के जो भी करना है वो करो। क्योंकि मम्मी पापा मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे, मुझे कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहते थे, और इसीलिए, लेकिन मैं फिर भी जिद करके मैं चली गई, और 1 साल में काम करके मैं वापस आई। उसके बाद मुझे नाटक और सीरियल में काम करना बहुत अच्छा लगता था, जिसके लिए पापा ने कभी अलाउड नहीं किया। और मैंने कोर्स तो किया था, ड्रामा का कोर्स तो किया था, लेकिन पापा ने एक हॉबी करके मुझे वो करने दिया। लेकिन मुझे वो नाटक में काम करने की इच्छा, एक बहुत बड़ा सीरियल, पहली बार टीवी पे सीरियल की शुरुआत हो रही थी तभी आया था, और तभी मुझे एक उसमें रोल मिला था। लेकिन पापा ने तभी मुझे ना बोला कि नहीं, सीरियल में अगर हम जैसे घरों के जो लड़कियां हैं वो सीरियल और नाटक में काम नहीं करती, तो तुम वो मत करो। फिर वो इच्छा बाजू में रख के मैं फिर अपने एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स किया। फिर कहीं पे ट्यूशन्स लेने लगी, कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर करके करने लगी, और फिर ऐसे ही मेरे सपनों को दबाए हुए या मेरी इच्छाओं को दबाए हुए मैं बड़ी होते गई। और जब भी ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा सा सर्विस में कंप्यूटर ऑपरेटर करके सर्विस करने के बाद वैभव जी से मुलाकात हुई, और वैभव जी ने मुझे प्रपोज किया। अभी उसके आगे वैभव जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस, शलाका ने जैसे अपना बैकग्राउंड बताया, मैं भी अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मेरा नाम वैभव प्रभाकर जोशी है। मैं इसी बोरीवली शहर में हूँ, शहर से हूँ। जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ उसी जगह से मैंने वहाँ ही मेरा बर्थ हुआ है, और वहाँ से ही मैं बचपन से इस घर में रहता हूँ और बोरीवली में से ही ऑपरेट करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे मम्मी 3rd स्टैंडर्ड सीखी हुई है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती थी और 3rd स्टैंडर्ड सीखी थी। बट सीखना और स्कूलिंग करना, नहीं तो शिक्षा, ये उनके जीवन में बहुत अहम था। शायद उन्हें कभी सीखने का मौका नहीं मिला रहेगा। तो टीचिंग नहीं तो एजुकेशन को उन्होंने मेरे मन में इतना जोर लगा के किया था कि तुझे कुछ करना है तो तुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं तो बहुत एजुकेशन करना है। और मेरे डैडी जो रिजर्व बैंक में काम कर रहे थे, रिजर्व बैंक में उन्होंने 10th पास की, एज बढ़ा के तभी जॉब मिलता था, तो ऐसे एज बढ़ा के उन्होंने जॉब की थी और वो आरबीआई में लगे। और ये हमारी सोसाइटी है वो आरबीआई लोगों की सोसाइटी है, और मेरी जॉइंट फैमिली है जिसको मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। हम लोग 4 ब्रदर्स और एक सिस्टर है हमारी, और सबसे छोटा हूँ मैं हमारे घर पे। और पूरे के पूरे जो हमारे इन-लॉज कजिन्स है उसमें भी सबसे छोटा हूँ। मेरे डैडी सबसे छोटे हैं, तो सबसे जैसे बोलते हैं ना कि लाड़का मुलगा घरातला, वो वैसा मैं हमारे घर में मुझे हमेशा देखते थे। मेरा नाम भी जो रखा है वो मेरी आंटी ने रखा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि तू स्वतःच वैभव मिळव, ये ऐसे बोल के उन्होंने मेरा नाम रखा था। तो वो नाम के लिए मैंने काम करना चालू किया। स्कूलिंग मेरा मराठी मीडियम में हुआ है, वर्नाक्युलर मीडियम में हुआ है। और बचपन से जब भी मेरे डैडी 7th स्टैंडर्ड में मैं था तभी रिटायर्ड हुए, तो
पैसे की कमी होती है, पैसा बचा के काम करना चाहिए, ऐसे जो सीख है वो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली आई। ना ऐसे कि उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे करना है, लेकिन मैं जो देखते गया और ऑब्जर्व करते गया तो उससे मुझे यही सीख मिलती थी कि पैसा जो चीज है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत उसको समझ के हमको खर्चा करना पड़ता है। कि मुझे साइकिलिंग नहीं आती, मुझे ड्राइविंग नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे वो जो 25 पैसे 1 आवर के लिए मिलते थे ना 7th स्टैंडर्ड में, तो वो पैसे मैंने बाजू में रख के मैं मेरे किताबों में, मेरे बुक्स के लिए जो किताबें अच्छी लगती थी, बिकॉज स्कूल में मैं देखता था तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ किताबें लेके आते थे, मेरे पास गाइड्स नहीं रहती थी और डैडी को मांगने की उतनी तौहीन नहीं थी हमारे पास। तो ये सब करके पैसे की कमी, पैसे का ना होना, कॉम्प्रोमाइज करते जिंदगी को जीना, ये करूं कि वो करूं, ऑप्शंस लेके मैंने मेरी जिंदगी ली। लेकिन एक निर्णय मैं हमेशा करता था कि अगर मुझे कुछ करना है ना, तो मेरा जो कन्विक्शन है खुद के ऊपर कि वो मैं एक बार ठान ली तो ठान ली। तो जैसे कि स्कूलिंग करने के बाद बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद 82% मार्क्स से मैं रूपारेल कॉलेज में, जो हमारा मुंबई का सबसे बढ़िया कॉलेज है, लेकिन कॉमर्स के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला, लेकिन हम लोगों ने बोला कि ना करना है तो मैंने करके दिखाया कि नहीं, मैं इसी कॉलेज से पास करूंगा। और उसी कॉलेज से मैंने टॉप किया। जब 1990 में स्कूलिंग ये कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैं बीकॉम से मैं टॉप किया था। फिर से कॉम्प्रोमाइज लाइफ में आ गया कि सीए करें कि क्या करें, और सीए करने के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ता था। ऑलरेडी मैंने 12th स्टैंडर्ड से जो मेरे मार्क्स मिले थे उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी LIC में जॉब लग चुकी थी। 4 महीना ऑलरेडी हो चुका था। मेरा 1 लाख अच्छा है कि जिस दिन मेरी TY की एग्जाम खत्म हुई, नेक्स्ट डे मेरा जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में एक बार नौकरी आने के बाद छोकरी तो आती है, तो उसी के पहले जैसे शलाका जी ने बोला कि हम एक दूसरे को 12th स्टैंडर्ड से जानते हैं, तो TY बीकॉम में मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको प्रपोज करूंगा। और नौकरी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है नौकरी, तो वो नौकरी मैंने देखी, कॉम्प्रोमाइज किया दिल से कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता हूँ, तो उसमें कुछ बात नहीं, ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी डिसाइड किया। कॉस्ट अकाउंटेंसी भी मैंने फर्स्ट स्ट्रोक में सब क्लियर किया। जिस दिन मैंने मेरा लास्ट पेपर दिया कॉस्ट अकाउंटेंसी का, उसके नेक्स्ट डे पे, दिसंबर के नेक्स्ट पेपर के बाद मैं मेरा इन्विटेशन कार्ड छापने गया था। 2 महीने के प्रिपरेशन में हम लोग ने सिर्फ 40 दिन में मैंने शादी हम लोग ने की 1993 में। और शादी होने के बाद फिर मैंने अपना एक करियर चेंज किया, LIC का जॉब चेंज किया। LIC से मैं पब्लिक इंडस्ट्री से प्राइवेट इंडस्ट्री में आया। प्राइवेट इंडस्ट्री में टाटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। 10-12 साल वहां काम किया, अलग अलग रास्ते सीखे। वहां भी कॉम्प्रोमाइज दिखता था कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। तो ऐसे करके जो सैलरी में कॉम्प्रोमाइजेस, जो इंक्रीमेंट्स में कॉम्प्रोमाइजेस, सारे के सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो थे वो मैंने देखे। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइजेस मुझे नहीं चाहिए थे। उस कॉम्प्रोमाइज को हटाते बाहर निकालते मैं मेरी जिंदगी आगे बढ़ा रहा था। और फिर मैंने ACP सर्टिफिकेशन किया, हिमाया को साथ में, मेरी डॉक्टर को साथ में बैठ के एट द एज ऑफ 34 मैंने MBA फाइनेंस किया NMIMS यूनिवर्सिटी में। वहां भी मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी को। और ऐसा मेरा एक दिल में हमेशा ऐसे चाहिए था कि जो जिंदगी है, जो कॉम्प्रोमाइज मैंने ली है कि मैं ये करूं कि वो करूं, मेरे डॉटर को वो जिंदगी नहीं चाहिए। क्योंकि एक जगह मैं MBA का एग्जाम में उसको लैब में लिखा के मैं उसको ABCD सिखाता था, और एक जगह मैं लैपटॉप पे मेरा MBA का प्रेजेंटेशन करता था। तो ये सब करते करते मैंने उसी दिन ठान ली थी कि ये कॉम्प्रोमाइज मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या है कि कॉम्प्रोमाइज ना होते भी मेरे सारे सपने पूरे हो। तो ऐसे पूरे करते 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 मैं आगे गया। और फिर मोदी केयर की जर्नी हमारी लाइफ में कैसे आई, तो वो शलाका जी बताएंगे, फिर मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो ऐसे इतने बढ़िया एकेडमिक का करियर होते हुए भी वैभव जी ने मुझे प्रपोज किया। मैंने तभी मुझे वो भी समझ नहीं थी कि मुझे ये लाइफ में क्या क्या चाहिए था। मतलब लाइफ में अगर मैं ये आदमी से शादी करूंगी तो मेरी लाइफ कैसे होगी, ये सोच मेरे में नहीं थी। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं पापा से पूछूंगी, क्योंकि मुझे घर पे यही सीख मिलती थी कि जो भी करना है बड़ों से पूछ के करना है। और मैंने वो चीज पापा को बताई। मेरे सौभाग्य से मेरे मम्मी पापा मुझ पे बहुत विश्वास करते थे। बहुत उनको विश्वास था मेरे पे कि मैं जो भी करूंगी वो अच्छा करूंगी, ठीक करूंगी, ये उनको विश्वास था। तो इसीलिए पापा ने वैभव से मुलाकात की, फिर उन्होंने हाँ भरी और हमारी शादी हुई। लेकिन पापा ने एक चीज मुझे सिखाई थी कि भले आप
मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हो तो आपका वो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप मरते भी मिडिल क्लास में हो तो वो आपका पूरा पूरा का पूरा आपका गुनाह है। ये पापा ने बात सिखाई थी, वो मेरे दिमाग में था और मैं वैभव को शादी के बाद वही बोलती थी कि वैभव भले ही हम अभी मिडिल क्लास फैमिली में है, भले ही हमारी सैलरी कम है, भले ही हमें अभी बहुत सारा कुछ नहीं मिल रहा है घर पे, लेकिन क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास में जाए, हायर मिडिल क्लास से हाई क्लास में जाए? ये ऐसे सोच नहीं सकते, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? ऐसा मैं उसके साथ बात करती थी और वैभव जी को वो बहुत अच्छा लगा, उनको पसंद आया और उन्होंने उसके लिए अपना करियर चेंज करने का निर्णय लिया और उन्होंने उनके दिमाग में यह आया कि हाँ, मेरे जॉब तो LIC का छोड़ के मैं प्राइवेट सेक्टर में आया हूँ, लेकिन अच्छी कंपनी चाहिए। लेकिन अच्छी कंपनी में जाने के बाद भी मैं यही बोलती रही कि नहीं वैभव जी, हमें अपने बच्चों को अच्छा कुछ देना है, अपने बच्चों को कुछ अच्छा देना है, सब कुछ देना है, जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ देना है। और तभी तो मेरी बेटी की बर्थ जस्ट हुई थी। मेरी बेटी जब 98 में बॉर्न हुई थी तभी वैभव जी ने टाटा का जॉब लिया था आई थिंक। तो तभी मैंने उनको बोला कि हाँ, अभी हमें यही चाहिए कि बेटी को सब कुछ देना है। और यही वैभव जी ने माना कि यस, हमें आगे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने उनके दिमाग में तभी था कि नहीं, कुछ अपना बिजनेस चाहिए। और मैं और वो इसी बात पे बहुत झगड़ा करते, बिजनेस नहीं करना, कुछ भी हो लेकिन बिजनेस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था कि बिजनेस करके जो लाइफ है, जो अपने एक दूसरे के साथ जो टाइम बिताते हैं वो खत्म हो जाता है। बिजनेस 24 घंटा रहता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत सारे स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस और करने पड़ते हैं, बहुत अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। ये बिजनेस नहीं करना, बिजनेस बहुत बुरी चीज है। और हम दोनों मैं बहुत झगड़ती थी कि उनको बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनको बिजनेस ही करना था। और तभी मैंने नौकरी करना शुरू किया। मैंने कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करना शुरू किया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और नौकरी करते करते बच्ची मेरी छोटी थी, मेरे सास ससुर उनको संभालते थे, वो थे, इसीलिए मैं नौकरी कर पाई। लेकिन मेरा नाटक और सीरियल का जो भूत मेरे दिमाग में था वो तो वैसे ही बरकरार रहा। और मैंने उसमें से ही टाइम निकाल के, मुझे कभी कोई प्रोफेशनल नाटक में काम किया, कभी टीवी सीरियल्स में काम किया। और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी, उनको मेरे पे बहुत प्राउड था कि मेरी मेरी ससुर जी को तो मैं नौकरी करती थी इस बात पे बहुत प्राउड था, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि उनकी सारी बहुएं हाउसवाइफ है, लेकिन ये बहू है मेरी, वो नौकरी करती है। और वो मैं जब भी सुबह सुबह उठ के खाना पकाती थी सबके लिए, तभी वो मेरे लिए किचन में आके मेरे लिए पेपर पढ़ के बताते थे। और उनको वो बताते थे कि देखो, तुम नौकरी करिए, तुम रोटी बनाओ, मैं पीछे से आपको एक न्यूज बताऊंगा ताकि आप अपडेट रहो और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये इतना प्यार मम्मी पापा ने, इसके मम्मी पापा ने भी मुझ पर किया। और इसके लिए मुझे बहुत मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला। उन्हीं की वजह से मैं नौकरी भी कर पाई, उन्हीं की वजह से सीरियल में काम भी कर पाई। मेरी सासू माँ की बात बताती हूँ कि वो ना पैरालिसिस पेशेंट थी, 5 साल तक बेड पे पड़ी थी। और हमारे घर पे तभी बाई नहीं थी, मतलब झाड़ू पोछा को बाई थी, कपड़े बर्तन के लिए बाई थी, लेकिन मम्मी जी को संभालने के लिए बाई नहीं थी। क्योंकि उनका कहना था कि नहीं, मुझे कोई बाई नहीं चाहिए, तुम करो, ऐसे करके मुझे बाकी कोई नहीं चाहिए। तो मैं, मेरी जेठ की लड़की और हमारे बाकी के घर के सदस्य, ये लोग मिलके हम सासू माँ का सब कुछ करते थे, बेड पैन देते थे उनको। लेकिन उनकी एक बात थी कि वो कभी किसी चीज के लिए मुझे ना नहीं कहती थी। जब भी मेरा पहला सीरियल आया तभी वो पैरालिटिक पेशेंट थी, वो बेड पे बैठ के टीवी के सामने बैठ गई और उनको बोला कि नहीं, मेरी बहू अभी टीवी पे आने वाली है। तो उनको इतना क्या बोलते उसको, कौतुक म्हणतात ना, त्यांना तेवढं कौतुक होतं माझं। आणि उसके लिए वो सारे लोगों को भी बताती थी कि मेरी बहू ना टीवी पे आ रही है। जब भी मैंने नाटक में भाग लिया था और मेरा नाटक ठाकरे में चला था, तभी उन्होंने सारे, मेरी जेठानी, जेठ को, मेरी ननद को, सबको फोन करके बताया था, मेरी शैला का नाटक है, आप देखने के लिए आ जाओ। और
मुझे तभी वो पैरालिटिक नहीं थी, लेकिन पैरालिटिक थी, लेकिन उनको लेके, हाँ उनको लेके हम सब लोग ठाकरे में गए और 11-12 लोग थे हम लोग ठाकरे में गए थे मेरा नाटक देखने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सास ससुर, मेरे घर के लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। और इसी वजह से मैं उनका सब कुछ, मतलब जो भी घर पे उनके लिए करना था वो बहुत मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करिए तो मैं भी उनको सपोर्ट करूंगी, मैं भी उनका ख्याल करूंगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी है। तो ऐसे मैंने नौकरी की, फिर सीरियल में काम किया, लेकिन फिर वो जब भी वो बीमार हुई तभी मैंने नौकरी भी छोड़ी, सीरियल का काम भी छोड़ा और घर पे बैठी थी और ट्यूशंस लिया करती थी। ट्यूशंस लेते लेते मुझे ये बात समझ में आई कि मैं ट्यूशन के बच्चों की पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को मैं बढ़ा नहीं पाती हूँ, उसके लिए मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरे घर के लोग मुझे बोलते थे कि अरे उसको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है और तू ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती है, ये अच्छी बात नहीं है, तो अभी उसकी लड़की की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे। और ऐसे ही सीजन में मुझे धीमन जी मिले और धीमन जी ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। बिजनेस नाम सुन के मैं बहुत पहले तो रिजेक्ट ही कर दिया कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, कान ही बंद हो गए, मेरा दिमाग ही बंद हो गया कि मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं करना है। लेकिन उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने और रश्मि मैम ने मुझे बहुत समझाया कि वो बिजनेस ये बिजनेस से अलग है, लेकिन फिर भी मैं सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे पूछा आपका सपना क्या है, और मैं बचपन से कभी सपना देखना सीखा ही नहीं था, तो मैंने कहा मेरा कोई सपना नहीं है, मेरी बेटी अच्छी तरह से बड़ी हो जाए, मेरे घर के लोग ठीक हो जाए, मेरे घर के लोगों को अच्छा हो जाए, मैं घर के लिए कर सकूं, इतना ही है, बाकी कुछ मेरा सपना नहीं है। और इसी बात पे धीमन सर और रश्मि मैडम को मैं इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतना उनको प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सिंपल लड़की को या सिंपल औरत को आपने सपना देखने की मशीन बना दिया। अभी हर उठते जागते मैं सपना देखती हूँ, हर बहुत बड़ा बड़ा सोचती हूँ, लेकिन ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी। एक तरफ मैं थी जो बिल्कुल सपना नहीं देखती थी, और एक तरफ वैभव जी है, वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और वो विजुअलाइजेशन उनको है, वो कर सकते हैं, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता विजुअलाइजेशन। अभी भी वो मुझे बोल रहे थे अरे तुम्हें समझ में नहीं है, तुम कैसे नहीं देख सकती हो कि ये हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, हम ऐसा होगा, ये ऐसा। मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं दिखता है। अरे मुझे सोती हूँ ना तो सोने में भी सपने नहीं दिखते, इतना मुझे सपने से बिल्कुल कट ऑफ था। लेकिन वैभव जी को देख के अगर वो मानते हैं तो मैं जानती थी कि हाँ वो बोलते हैं ना तो वो बराबर होगा, वो बोलते हैं ना तो हाँ वो सच्ची होगा। ऐसे इतना उनके ऊपर ट्रस्ट था मेरा, मुझे ट्रस्ट है, विश्वास है। और मोदी केयर में आने के बाद मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, मेरी ये तो होगी, बचत तो होगी, थोड़े पैसे तो मिलेंगे, पैसे तो बचेंगे मेरे, ये सोच के मैं ये बिजनेस में आई और प्रोडक्ट लेती गई। लेकिन प्रोडक्ट लेने के लिए भी वैभव जी ना बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। हम ग्राहक के मेंबर थे, तो ग्राहक से हमें बहुत सारा माल सस्ता मिलता था, और वैभव जी बोलते थे नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगे है, ये नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तभी मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मत करो, मैं मेरे लिए यूज करूंगी। तो मेरे लिए एक पेस्ट मैंने ली, एक साबुन बनाने का लिया, उतना ही मैंने 2 ही प्रोडक्ट लिए। और वैभव जी तभी भी बोल रहे थे कि नहीं मेरा पैसा बहुत खर्चा करी है तू, ये बहुत महंगा है, ये ऐसे नहीं है, यही अच्छा है, हम सालों से ये सोच ले रहे। तो उन्होंने बहुत अपोज किया, और बिजनेस तो मैं ही मना करती थी, इसके लिए मैंने उनको बिजनेस का कुछ बताया ही नहीं। लेकिन मैं उनको ये बोलती थी कि आप मेरे साथ एक बार मीटिंग में चलो, और मीटिंग में वो कभी आते नहीं थे। मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में थी तभी मैं इवेंट में जाती थी, तभी वो भी जाने के लिए मना करते थे कि नहीं ऐसे मत जाओ, अभी उसकी 12th है, उसको पढ़ाओ, उसके ऊपर ध्यान दो, वो पढ़ाई नहीं कर रही है, उसके मार्क्स कम हो रहे, ये वो जानते थे, वो ऐसे बोलते थे। और सही बात है कि उसके मार्क्स कम हो रहे थे, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे घर पे रहना
चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अभी वैभव जी बताएंगे कि वो मुझे मना क्यों कर रहे थे। और यस, मना तो कर रहा था क्योंकि एक मेल ईगो रहता है कि उनको जब प्यार के लिए पूछा था और नाना नाना करके तो बाद में उन्होंने जो हाँ की थी, तो एक मेल ईगो दिल में रहता है कि अरे ये कर रही है ना, और मैं, वो मुझे बिजनेस के लिए हमेशा ना बोलते थे, ये क्या कर रही है। और हमेशा ऐसे होता था कि संडे का दिन था, टाटा से हम लोग जॉब करते थे और बहुत ही 7:30 से लेकर रात को 11 बजे तक काम करते थे। संडे का एक ही दिन रहता था और दोपहर में 11 बजने के बाद ये तैयार होके आराम से आरडीसी में, जो अपना आरडीसी वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाती थी। मैं इंतजार करते रहता था उस शाम का, संडे का, कि अरे आज हम लोग कहाँ बाहर जाएंगे, पिक्चर के लिए जाएंगे कि मैं को यहाँ लेके जाएंगे, गार्डन के लिए लेके जाएंगे। और मैं ऐसे सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। और इतना होने के बाद जब वो शाम मुझे दिखाती थी, अरे मैं उसको पूछता था कि अरे कितने काय कितीचा चेक आला तुला। वो चेक आता था, वो 100 रुपीज का देख के मैं बोलता था, अरे 100 रुपीज का चेक, इतना संडे के लिए पूरा का पूरा दिन जाते हो। देखो मैं तो इतने लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो उनका सैलरी में 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे मैं सैलरी लोगों को करता हूँ। तो ये क्या 100 रुपए के बिजनेस के लिए तो जा रही है। ऐसे करके करके मैंने उनको बहुत ना बोला। और ना बोलते बोलते वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि आप मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। और फिर क्या हुआ वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका एक तरीका जो रहता है, जो आज बहुत सारे ये 200 से ऊपर यहाँ जो गेस्ट है, वो गेस्ट में बहुत सारे लेडीज रहेंगे और सोचते रहेंगे कि कैसे हस्बैंड को मनाए। तो उन्होंने कैसे मनाया वो उनसे पूछते हैं हम लोग। देखिए, हर औरत को ये पता होता है कि हमारे हस्बैंड को कैसे मनाना है। अगर हमें अच्छी साड़ी कोई अच्छी लगी या ड्रेस अच्छी लगी या ज्वेलरी कोई खरीदनी है, तो हम अच्छी तरह से मस्का मार सकते हैं हस्बैंड को। लेकिन ये चीज के लिए, मस्का मारने के लिए मुझे बहुत अलग अलग तरीके अपनाने पड़े। पहले तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, चलो अब ये टाइम पे हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, उसके बदले आप मेरे साथ चलो। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये पैसा आप यहाँ पे खर्च करें ना, वो मुझे दे दो, मैं अपने प्रोडक्ट लूंगी या मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, ऐसे बोलते थे। लेकिन मैं उनको बताने के लिए हमेशा ना बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं आता, तू भी मत जा, मैं नहीं आता, ऐसे बोलते थे। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ, आपके रिलेटिव जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपके लिए आती हूँ ना, तो फिर आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए मेरे इवेंट में नहीं आ सकते। फिर उनको क्या लगा पता नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, एक बार ना, ठीक है मैं आऊंगा। और वो सुरेखा मैम की वेबसाइट ओपनिंग की सेरेमनी थी धीमन सर के घर पे, तभी मैं उनको लेके गई। और उनको वो क्या सोच के आए थे मेरे साथ, उनको क्या दिमाग में था, क्या उनको अच्छा लगा, या वो कन्विंस कैसे हो गए आने के लिए, वो उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि धीमन जी और रश्मि मैम को मैं हमेशा जाके बोलती थी कि नहीं सर, वो नहीं आएंगे, नहीं मैम वो नहीं सुनेंगे, वो उनको नहीं पता है, वो मुझे ना ही बोलते हैं, सर वो ऐसे ही बोलते हैं, मैडम वो ऐसे ही बोलते हैं। तो मैडम ने वो भी पूछा कि उनका ड्रीम पूछो, सर ने बोला उनका ड्रीम क्या है पूछो, तो मैंने वो भी जाके पूछा था ड्रीम। लेकिन उनको उनका ड्रीम पूछने से उन्होंने मुझे यही पूछा था कि अच्छा ये तू इवेंट में सीखा है क्या, तुम्हें ये बताने के लिए पूछा है क्या। मतलब वो इतना एक्यूरेट समझते थे कि मैं किस हेतु से उनको क्या पूछ रही हूँ, उनको एक्यूरेट पता था। और ये मैंने कहने के बाद वो मेरे साथ वो इवेंट में आए। और वैभव जी बताएंगे कि उनको कैसे हुआ। वो एक संडे था, संडे के दिन पे मैं आराम से सो रहा था, जनवरी का महीना था, और मैं हमेशा उनको बोलता था, अरे ये 100 रुपए का बिजनेस आप कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, प्रोडक्ट ऐसे करने, वो ना एकदम नेट पे होने चाहिए, मार्केटिंग ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने मार्केटिंग के बहुत सारे फंडे सोचा कि हमारी बात चल रही थी कि मैं संडे के इवेंट में कैसे जाऊं, तो चलो इनकी बकबक एक बार के लिए खत्म हो जाएगी। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो कॉर्पोरेट्स के लोग रहते हैं, वो कॉर्पोरेट के कल्चर में वो हमेशा मेरे साथ आती थी, तो कॉर्पोरेट्स के कल्चर में अगर वो मेरे साथ एक आती है तो मैं क्यों नहीं जाऊं। ऐसे करके मैंने उनके साथ जाने का सोचा, और उस दिन मैं गया तो एक चमत्कार हो गया, क्योंकि उस दिन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम की वेबसाइट का लॉन्चिंग था, और सारे जो लीडर्स आज हमें इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं, वो सारे लीडर वहां थे। और वो देख के फिर मुझे लगा कि यस, यही मैं कहता था कि ये बिजनेस अगर ऐसा होगा, वेबसाइट होगी तो कैसा रहेगा। और उसी दिन उस प्रेजेंटेशन का, वो MSW का 3rd डे था, और प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात हुई थी, और हमारे जो अपलाइन है हेता, उन्होंने प्रोडक्ट डेमोस की लिस्ट बनाए, और प्रोफेशनल वे से उन्होंने लिस्टिंग बनाया था, और बोला था कि डेमो किट कैसे बनाती है, और दिया था। तो मैं शलाका को यही बोलता था, ये यस, ये मुझे चाहिए था।
कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी मैं उनको कुछ पूछने जाता था बिजनेस रिलेटेड तो ये बोलती थी ऐसा नहीं होता है, हमारे मोदी केयर में ऐसे नहीं होता है, और फिर वहां से ही फिर हमारा आर्ग्यूमेंट चालू होता था और फिर मैं बिजनेस के लिए स्टॉप हो जाता था। लेकिन उस दिन फिर मैं गया और उतरने के बाद, विमन सर के घर से उतरने के बाद इमीडिएटली उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि आपको कैसे लगा, और सवाल पूछा, वो भी मुझे पूछा और इन्होंने पूछा और वो बिजनेस के बारे में पूछा। तो मेरा रिएक्शन क्या रहेगा आपको सबको मालूम रहेगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सवाल मत पूछो, अगर आप मुझे सवाल पूछते हो तो मैं जवाब बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें नोट की थी और मेरे मन में था। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है ना कि करो तो मैं करूंगा नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो मेरा स्वभाव है, कि मेरा स्वभाव था तभी, और ऐसा था कि नहीं करने का, बट मैंने ठान ली थी कि इस बिजनेस में कुछ दम है, चलो एक नहीं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए आते। तो फिर मैंने शलाका जी को बोला कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन देखता हूँ ऐसे करके कि मैं हाँ नहीं भरी कभी, और हाँ ना भरते भरते मैंने स्लोली ट्रेनिंग में आने को चालू किया। वो ट्रेनिंग में तभी बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया था, और मोदी केयर सक्सेस वर्कशॉप का जो प्रेजेंटेशन था, डेमोज बनाने के, डेमोज प्रोडक्ट लोगों को दिखाने का कैसे, बोलने का कैसे, ये जो मैंने तभी सीखा, तभी मैंने सोचा कि अरे मैंने क्या हक मार ली है आयुष लाइफ में। MBA करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और 22,000 का भी मैंने स्कॉलरशिप लिया, बीकॉम के लिए मैंने स्कॉलरशिप लिया था, और ये अगर ट्रेनिंग ऐसे दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बिजनेस कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं, और जो पैसे कैसे कमाएं, ये जो मुझे वहां दिखा, और मैंने बोला कि फिर यस ये ऐसे ही होता है। फिर मैं स्लोली सबको ऑब्जर्व करते गया, सारे जो हमारे कंसल्टेंट्स है, लीडर्स है, उनको मैं ऑब्जर्व करते गया, और फिर मेरी मोदी केयर की जर्नी चालू हुई। तो मेरी मोदी केयर की जर्नी की शुरुआत एक ट्रेनिंग से हुई, एक इवेंट से हुई, और एक ऐसी इवेंट थी कि वो एक ग्रुप इवेंट थी कि सारे लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और बिजनेस तो मैंने पहले से ही चालू किया था, जैसे मैंने बोला, इनको मालूम भी नहीं था कि 2006 में मैंने इनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके उद्यम कंसल्टेंसी सर्विसेज करके मेरी HR की कंसल्टेंसी चालू की थी। तभी मैं जॉब भी कर रहा था, और 2011 में मैंने जॉब छोड़ा था। और फिर मैंने इस मोदी केयर के प्लान को समझा, समीर मोदी आजादी प्लान को समझा। तभी एक हमारा सेशन होता था कि हाउ कैन यू बिकम अ गोल्ड, वो जो पुराना टाइटल है। और तभी धीवन सर ने हमें सिखाया था और रश्मि मैडम ने सिखाया था कि एनीबडी कैन बिकम गोल्ड। तो मैंने हाँ एनीवन कैन बिकम गोल्ड, मैंने इनको आके बोला, और फिर मैंने स्ट्रक्चर्डली बिजनेस समझा, स्ट्रक्चर्डली बिजनेस देखा। स्ट्रक्चरली बिजनेस के होने के बाद इमीडिएटली इनका वो गोल्ड का टाइटल अचीव हो गया, इनका रिकॉग्निशन था। उस रिकॉग्निशन के लिए भी मैं गया नहीं। क्यों नहीं गया, मुझे मेरे अपलाइन ने पूछा, लेकिन मेरे दिल में ऐसे था कि इनका सपना है कि इनको खुद का रिकॉग्निशन करना है। मैं अगर उनके साथ अगर उस रिकॉग्निशन में जाता हूँ तो वो उनका अचीवमेंट नहीं रहेगा, वो मेरा अचीवमेंट रहेगा, ऐसे उनको लगेगा। ये ऐसे अलग अलग जो सोच जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी सोच लेके मैं आया था। मुझे धीमन सर ने पूछा, रहे इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, टाइटल अचीव किया चला गया, और आप क्यों नहीं आए? फिर मैंने उनको वो एक्सप्लेनेशन दिया, फिर मैंने काउंसलिंग लिया कि ऐसे नहीं होता है, ये बिजनेस अलग होता है, आपके दोनों के सपने सेम है। फिर मैंने इमीडिएटली मेरा एक ग्रुप बनाया जिसमें मैंने लिखा शलाका वैभव ग्रुप। तो शलाका वैभव ग्रुप होने के बाद तुरंत इमीडिएटली धीमन सर का उसको रिप्लाई आ गया, उन्होंने करेक्शन किया था, कुछ पूछा भी नहीं था। शलाका और वैभव का वो जो वी था उसमें एक गैप था, उन्होंने जो स्पेस बार था वो स्पेस बार निकाल दिया, और वो स्पेस बार निकाल के वी को कैपिटल करके मुझे भेजा था। ये मैंने सब ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया कुछ नहीं। मेरे अपलाइन की ये खासियत है, वो बताते कुछ नहीं है, वो डेमो करके दिखाते हैं, और उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो तभी मुझे समझा, और वो बार बार मुझे बोलते थे, मैं कुछ कंप्लेंट लेके जाता था, अरे नहीं सर ये ऐसे बिजनेस नहीं होता है, लगा ऐसे करते। वो मुझे एक ही बोलते थे, अरे समझ लेना, अरे समझ लेना। इससे सोचता था, अरे क्या समझ लूं, इतने 30 साल से तो मैं समझ के आ रहा हूँ, 22 साल से समझ के आ रहा हूँ, और क्या समझना है। लेकिन जब भी वो उन्होंने शलाका और वैभव जी का वो भी कैपिटल किया और बीच का स्पेस निकाल दिया, मैं सारी चीज समझ गया कि मेरे अपलाइन मुझे क्या कहना चाहते हैं। और उस दिन से जो स्पेस निकला है वो परमानेंटली निकल गया है, और उसी दिन से हमारा नाम शलाका वैभव मोदी केयर के इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुका है। और हमारी जर्नी ये मोदी केयर के ट्रेनिंग्स में जो चालू हुई वो इसी की वजह से चालू हुई थी कि वहां सपने मेरे पूरे होते हैं। ये मेरा जो बिलीफ था वो बिलीफ मेरा बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग अटेंड करते गया और देखते गया तो मुझे देखा प्लान देखने के बाद, अरे ये तो बहुत बढ़िया इनकम है और इसमें पैसिव इनकम मिलता है। मैं बहुत आलसू, मुझे काम करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज भी कोरोना के पीरियड में मेरा ऑफिस अभी बैकएंड में चल रहा है, 2-3 ऑफिस चल रहे हैं, मेरा मोदी केयर का भी बिजनेस चल रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है बिजनेस का ऑटो मोड में जाना,
ये मैंने उसी दिन देखा था। और जो हम लोग बोलते हैं ना, आज हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग नेट सेवी हो गए हैं, सिस्टम के लिए बात करते हैं, तो ये मैंने तभी देखा था कि यस, ऐसे अगर आए सिचुएशन ऐसी आएगी तो हम ऐसे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। मैंने मेरा पहला क्वेश्चन है दीपन जी को, मुझे अभी भी याद है, मैंने मेमोरी जॉगर के बाद दीपन जी को पूछा, सर मैं एक्सेल में बनाऊं क्या? सर ने बोला यस, एक्सेल में आप बना सकते हो, लेकिन बुक में बनाओगे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने बुक भी बनाया था सर, और मैंने एक्सेल भी बनाया था, और वही एक्सेल आज मुझे काम पे आ रहा है कि मेरा मेमोरी जॉगर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस ट्रेनिंग को लेके फिर जो एक एक टॉपिक देखे, वो टॉपिक देखने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा, और करते गए और ये बिजनेस बहुत बढ़ते गया। और अपलाइन का सपोर्ट है, वो अपलाइन का सपोर्ट हम लोग बहुत लेके गए। आगे शलाका बताएंगी। ये यस, वैभव जी जब ये बिजनेस में आए तभी मेरा बिजनेस जैसे दौड़ने लगा। सर और मैडम मुझे हमेशा कहते थे कि हस्बैंड वाइफ जब भी बिजनेस में आते तभी एक और एक दो नहीं होते, हमेशा 11 होते हैं। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके वजह से मैं अपने अपने जो खर्चे हैं, जो मुझे बहुत दिल में थे कि मुझे करना है, ये सब कुछ मैं करने लगी। जैसे मेरे बेटी का बर्थडे था, वो उस एक 5 स्टार होटल में करने की मुझे बहुत इच्छा थी, जिसके लिए मेरा जो इनकम है वो ज्यादा होना, या वो हिसाब से वो कमाना वो चाहती थी। और वो मैंने किया कि मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों हम 5 स्टार होटल हमारे यहाँ पे बोरीवली में दहीसर में है, जो मास्टर शेफ नाम का है, वो वहां पे गए और उसका बर्थडे हम वहां पे सेलिब्रेट करके आए, और उसका सारा पेमेंट मैंने किया। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि यस, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मेरे लिए मैंने मोबाइल लिया, फिर लैपटॉप लिया। मेरे हस्बैंड को अभी जिन्होंने ये पहनी है, ये कोटी उन्होंने ली, ये देखिए ये जो पहनी है वो कोटी उनके लिए मैंने ली। और वो 2 वे कोटी है, मतलब अंदर से एक अलग कलर है, बाहर से कुछ अलग कलर है, तो वो दोनों वे से पहन सकते हैं। ऐसी कोटी ली, मुझे हमेशा ही कुछ अलग करना है, तो मैंने ये कोटी भी अलग ली। मैंने बहुत सारी चीजें घर में भी करना शुरू किया, और मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और मुझे ये सुकून मिला कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, अगर मैं ठानूं, मैं करूँ तो मैं कर सकती हूँ, ये विश्वास मुझे आया। और फिर क्या था, मेरे बैंकॉक क्वालिफिकेशन किया तभी भी मुझे ये डर था कि यार मैं अकेली कैसे जाऊंगी वहां पे। वैभव जी तो नहीं थे, वैभव जी को नहीं ये करना था, नहीं आने वाले थे वो। मैं अकेली जाऊंगी, मैं किसके साथ रहूंगी, मैं कैसे होगा, मैं घूमूंगी कैसे, मुझे इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल, और बैंकॉक में जाके इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, और मुझे कौन समझ, मुझे पता था। लेकिन फिर भी मेरे ग्रुप के मेरे टीम में जितने लोग हैं वहां से तो कोई नहीं था, तो मेरे बाकी जो लीडर्स है, हेमलता मैम है, रेशमा है, या निमन सर है, वो सारे लोग मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी वो लीडर थे, और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, मैं उनके साथ क्या बात करूंगी, उनके साथ कैसे रहूंगी। और ये दिमाग में आता था, मैं बहुत मेरे दिमाग में भी ये थोड़ा कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं नहीं जाती हूँ, मैं मना कर देती हूँ। लेकिन वैभव जी ने मुझे प्रोत्साहित किया, नहीं तुम जाओ, तुमने क्वालिफाइड किया है हमने, तो तुम जाओ, तुम जाके आओ, तुम एक बार देख के आओ। और उसके पहले वैभव जी मुझे लेके गए थे बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे सारे घुमा के लाए थे। तो मैंने कि मैं तो जाके आई हूँ, फिर क्या, क्यों जाना है, वापस क्यों जाना है। वैभव जी ने बोला नहीं तुम जाके, अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग जो गए थे वहां पे, और अभी जो कंपनी लेके गई थी वो बिल्कुल ही अलग था, वो माहौल ही अलग था, वो जो होटल था वो अलग था, बहुत बहुत बढ़िया था। और ये फिर बैंकॉक क्वालिफाई करने के बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया। इसमें रश्मि मैडम और धीमन सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं सर को हमेशा बोलती हूँ, अगर मेरे जैसे पत्थर को आप सिखा सकते हैं तो आप दुनिया में किसी को भी सिखा सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। और ये बात हमेशा मैं उनको कहती थी। वो और एक बात मुझे हमेशा कहते थे कि तुम अपने आप का
जो लेवल है वो बढ़ाओ, अपने दिमाग में बढ़ाओ, क्योंकि मैं खुद को बहुत कम समझती थी और मैं खुद को बहुत ही छोटा समझती थी। और रश्मि मैडम और धीमन सर लगातार मुझे ये कहते थे कि नहीं शलाका, आप अपने आप को पहचानो, आप तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। और ये करने के बाद हमेशा जब भी मैं लोगों को बुलाती थी, इनवाइट करती थी, जब भी मैं हम लोग मीटिंग रखते थे, तभी मैं और मेरे अपलाइन, हम दोनों ही मेरे घर पे बैठे रहते थे, कोई नहीं आता था। और मैं हमेशा मायूस होकर बोलती थी कि नहीं मैडम, मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा। और हमेशा रश्मि मैडम मुझे कहती थी कि नहीं शलाका, ऐसे होता है, सबके साथ होता है, ऐसे होगा, बिल्कुल होगा। और ये सब कुछ करने के कैसा रहेगा अगर आप वीडियो ऑफ कर देते तो? ये समझ में आया कि हाँ, ये अगर सर और मैडम हमारे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए, अगर वो हमें सिखाते हैं उनका वैसे करना चाहिए। तो उन्होंने जो जो मुझे कहा वो सब मैंने किया। मैं उनको बोलती थी सर मैडम, मेरे बुलाने से कोई नहीं आता, मेरे बिल्डिंग के लोग नहीं आते, मेरे रिलेटिव्स नहीं आते, मेरे दोस्त नहीं आते, मेरे कोई नहीं आता, तो कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा। और मैडम बोलती थी कि नहीं, मैंने जो अगर बनाया है, कितने नाम डाले हैं उसमें, क्वेश्चन आर आंसर बुक पढ़ा है, और क्वेश्चन आर आंसर तभी इंग्लिश में था, हिंदी में था, और मुझे वो दोनों लैंग्वेज नहीं आती थी, मैं वो समझ नहीं पाती थी। धीमन सर बोलते थे नहीं शलाका, वो बहुत सिंपल इंग्लिश है, आप पढ़ो तो सही, आप जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हमको पूछो, हम बताएंगे, आपको मतलब बताएंगे। सर ने बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स की, तभी एक वेबिनार किया, तभी भी ऐसे हुआ कि वेबिनार में मैं जाती थी, लेकिन वेबिनार के लिए भी मैंने यही बोला सर को सर मुझे वो इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, लेकिन सर और मैडम ने मेरे लिए ये सारी चीजें जो इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो जो सारे जो ट्रेनर थे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो धीमन सर, रश्मि मैडम, भूपेश, ये सारे लोग मेरे लिए हिंदी में बताते थे। और जब वो भी कुछ कभी भी मैं वो भी समझ नहीं पाती थी तो वो भूपेश मुझे मराठी में बताता था। और मैं वो वैसे समझती थी और मुझे वैसे इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझने लगी। लेकिन अभी सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इंग्लिश पूरी की पूरी समझ में आती है, और अभी तो नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि मैं पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में करूंगी, ये मेरा टारगेट है और मैं ये करूंगी पक्का। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर टीम बढ़ती गई, सीनियर डायरेक्टर मैं बन गई, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई, फिर ऐसे टीम भी बढ़ती गई, टीम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हमेशा कहती थी कि यार मुंबई में मेरे लोग इतने सारे पहचान वाले हैं, लेकिन मेरा जो सांगली का ग्रुप है, मेरा जो कारवार का ग्रुप है, वो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन मुंबई के लोग मेरे क्यों नहीं आते, ये हमेशा मैं सर को बोलती थी। मैं सर को बोलती थी सर ये ना बिजनेस मुंबई में होता नहीं है, बाहर के स्टेट में ज्यादा होता है। फिर बाहर के स्टेट में जाने लगी। बाहर के स्टेट में जाने के लिए मुझे वैभव जी ने और घर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। पहले तो ये मुझे लगता था कि मैं घर छोड़ के जाऊंगी कैसे, और कैसे मैं रहूंगी, कैसे मैं वहां पे जाऊंगी, कैसे बात करूंगी। लेकिन मैडम ने, रश्मि मैडम ने मुझे फोन पे इतना सपोर्ट किया, इतनी छोटी छोटी बातें बताई, बाहर जाने के लिए क्या करना चाहिए, शलाका ये करो, शलाका ऐसे करो, शलाका वैसे करो, इतनी बातें बताई कि मैं कह नहीं सकती कि वो उसी वजह से मैं वहां पे जा सकी सांगली में। और मैम थैंक यू वेरी मच कि मैं वहां पे जाके, मैंने वहां पे भी फोन किया था कि शलाका आपने जर्नी किया, आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे हो, आप ठीक से पहुंच गए ना, इतना केयर करते हैं अपलाइन हमारे। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे अपलाइन नहीं, आप हमारे मम्मी पापा हो, सही में हमने बहुत केयर किया है। फिर टीम बढ़ती गई और बातें होती गई, और फिर हमने ये सोचा कि और अभी इसके आगे वैभव जी बात करेंगे।
और ये ऐसी हमारी टीम बढ़ती गई, जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते गए तो हम लोग ने क्या अचीव किया है। तो बहुत शलाका डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर हुई, फिर फॉरेन ट्रिप्स लिए, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुई, फिर कार फंड में हम लोग अचीव किए, फिर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का जो हमारा जर्नी है, वो 2 टाइटल हम लोग ने जंप किए। और 2 टाइटल जंप होने के बाद हम लोग ने बहुत सारे लोगों को, फार्मर्स को, हाउसवाइफ को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, इंजीनियर्स को, सारे लोगों को हम लोग ने इस बिजनेस में एंट्री किया। और सबसे बढ़िया बात जो है, तो वो जैसे कि मैंने मेरी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज किया था, वैसे मैंने मेरे डॉक्टर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज मेरी डॉक्टर 1 साल 11 महीने हो गए हैं, वो 27 अगस्त को कनाडा में फ्लाई कर चुकी है। और कनाडा में फ्लाई करने के लिए और कनाडा में रहने के लिए उसको जो 25 से 30 लाख रुपए का जो खर्चा करना था, वो हम लोग ने मिनिमम लोन लेके उस खर्चे को हम लोग ने एम्पावर किया और असिस्टेंस किया। जो हस्बैंड को, मुझे कभी भी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं उनको चेक मांगता गया और वो चेक हमेशा देती गई। तो ये सारी हमारी अचीवमेंट है। और इसके आगे तो मुझे दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा सा पॉज करो, ठीक हो जाएगा। यस, तो ये सारा मेरा, ये सारा अचीवमेंट मिला और हम लोग दोनों पे रह गए। अगर हम लोग का डिस्कनेक्शन हो जाता है तो शलाका और वैभव स्वाइप करते जाइए। तो ये था हमारी सक्सेस स्टोरी। और मेरे जो बिजनेस है, वो बिजनेस में जो मैंने 35 लाख का लोन लिया था ऑफिस के लिए, वो भी लोन अभी 15 लाख तक आ चुका है। 20 लाख हम लोग ने यहाँ से भी रिपे किया है। और सबसे बढ़िया चीज है जो हमें रश्मि मैडम हमेशा बोलती है कि ये सारी चीज करते करते हम सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन से जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी फैमिली, जो हमारी मोदी केयर की फैमिली भी है हमारे साथ, और मेरी जो खुद की फैमिली है वो भी हमारे साथ है। अभी आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमें 101 ग्लोरियस लीडर हमारी टीम में करने हैं दिसंबर 2021 तक, जो 1 लाख का इनकम कमाएंगे।
हमें 14 GBDs हमारी टीम में क्रिएट करने हैं जो स्मैक क्लब में जाएंगे दिसंबर 22 में। और ये 14 GBD कौन है उसकी लिस्ट भी हम लोग ने गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु को ऑलरेडी दे चुके हैं। और हमारा खुद का जो ग्लोबल लाइफ डायमंड डायरेक्टर करके जो टाइटल है वो 2 लाख रुपए से अचीव करने वाले हैं 30 अगस्त 2020 को। और हमारे टीम में जुलाई और अगस्त में 101 टाइटल जंप्स होंगे कंसल्टेंट से लेके GBD तक। और ये जो जोश का प्रोग्राम है वो जोश का प्रोग्राम में 101 टीम लीडर हमारे इस रफ्तार में रहेंगे। और HPBM एकेडमी जो मोदीकेयर की है वहां अगर ट्रेनर्स की जरूरत है तो हम दोनों शलाका वैभव एक ट्रेनिंग एकेडमी वहां ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये थे हमारा जो बिजनेस है उसके बारे में हम लोग ने आपसे के साथ कुछ शेयरिंग किया। और इस प्रेजेंटेशन को एंड करते समय मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं बोलना चाहता हूँ। कॉलेज का एक लड़का था और वो कॉलेज का लड़का हमेशा ये कैसे सोचता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कोई तो आए। और वो उस जिंदगी में कौन आए, वो उसका जो प्यार था वो करने के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारे तलाश की, बहुत सारी लड़कियों को देखते रहा और उनको ऑब्जर्व करते गया। और उसमें से उन्होंने एक चूजा कि यस ये मेरे जिंदगी का लाइफ पार्टनर बन सकता है। और वो लाइफ पार्टनर बनने के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि वो लड़की कहाँ जाती है, वो लड़की कहाँ कैसी दिखती है, वो कौन से एरिया से घूमती है, कौन से एरिया से वो ट्रैवल करती है, वो उन्होंने उस लड़के ने देखने को चालू किया, उसको फॉलो करने के लिए चालू किया, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे बुलाने की कोशिश की, मीन्स इनवाइट करने की कोशिश की। अलग अलग इवेंट्स में वो लड़की जहाँ जहाँ जाती थी, पिक्चर में, मॉल में और उसके फ्रेंड सर्कल में, वहां उसने जाने की कोशिश की और वहां वो उसे देखता गया और करते करते फिर उसने उस लड़की को प्रपोज किया। और प्रपोज करने के बाद उसने उसका जो विजुअलाइजेशन था कि यस मैं उसी लड़की से शादी करूंगा कि जो मेरे दिल में है। और उसी लड़की से उसने शादी की क्योंकि उसने प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, ये फॉलो अप और जो भी उस लड़की के जो ऑब्जेक्शंस थे वो ऑब्जेक्शंस उसने अपने जिंदगी में लाने के लिए थे, वो ऑब्जेक्शंस लिए। बस एक कमी थी कि ये सब किया उसने। और वो करने के बाद उसने उसको ऐसे लास्ट में एक बोला, एक टूल लिया था कि चलो इसको प्रपोज करते हैं। और प्रपोज करने के बाद ना बोले तो क्या है, उसका बर्थडे तो पूछते हैं। तो उसने उसको बर्थडे पूछा कि अरे आपका बर्थडे कभी रहता है मैडम। तो उन्होंने उनका बर्थडे शेयर किया। तो लड़के ने उसको बोला अरे क्या मेरा बर्थडे क्यों बोल रही हो मैडम, मैंने आपका बर्थडे मांगा था। क्योंकि उसके दिल में ऐसा था कि अगर ये उसको प्रपोज नहीं करेंगी तो बर्थडे कार्ड तो मैं भेजते जाऊंगा। तो ऐसे ही करके उन्होंने वो डेट मांगी और डेट मांगने के बाद वो टूल को उसने यूज किया। और टूल को यूज करने के बाद फिर उसने बोला अच्छा कि ये आपका बर्थडे है। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मेरा बर्थडे है, मैं आपका बर्थडे आपको क्यों बोलूंगी। तो ऐसे ही उस टूल को लेके उन्होंने अपनी जिंदगी संवार ली। वो लड़के का नाम है वैभव जोशी और वो लड़की का नाम है शलाका जोशी, जिन्होंने ये हमारी जो लव स्टोरी थी वो लव स्टोरी का एक छोटा सा किस्सा था। लेकिन इस लव स्टोरी के होने के बाद मैं उसको हमेशा ये बोलता था कि देखो शलाका हमारी जिंदगी की ये स्टोरी है ना, ये अलग है। तो उन्होंने बोला अरे बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, एक ही दिन पे जिसका बर्थडे हो, ऐसे कपल तो मैंने वो भी सुने नहीं है। और एक ना एक दिन हमारी इस कहानी के ऊपर एक पिक्चर आएगी। पिक्चर तो आज आ चुकी है, ये पहली हमारी सक्सेस स्टोरी आपने सुन चुके हैं। बस एक ही उस टेक्निक में एक्शन किया था जो आज 50 साल की आयु में हम एक दूसरे को 33 साल से एक दूसरे को जानते हैं। 30 साल से हम लोग ने एक दूसरे को देखा है, समझा है। 27 साल से आज हम लोग एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में जुड़े हुए हैं। उसमें एक ही जन की कमी थी कि अगर उस वक्त इस प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और इस टेक्निक के साथ अगर उसके साथ कोई मेंटर रहते तो वो मेंटर बहुत ही अच्छा काम करते। और वो 3 साल का जो पीरियड था प्रोस्पेक्टिंग से प्यार का इजहार करके उसका इकरार लाने के लिए, वो इकरार लाने में उसको 3 साल नहीं लगते। तो वो वैभव जोशी आज उसी मेंटर्स को यहाँ फिर से बुलाना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी जिंदगी की मोदीकेयर की जर्नी को एक सक्सेस के रास्ते पे लेके गए हैं। और वो जो हमें कहते हैं वो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का रिश्ता है, अटूट बंधन का रिश्ता है। और लड़की कैसे पटाती है ये हमारे जो महागुरु हमेशा बोलते हैं, वो देख के तो मैं हर एक सेशन में आते गया। सो इट इज ओवर टू यू आवर मेंटर्स। हमारा टाइम हमने का शेयरिंग जितना था वो आज आपने हमें ये मौका दिया। और आपको हम ये वादा करते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का मेरा पहला और अंतिम सक्सेस स्टोरी है। नए सक्सेस स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और नए अचीवमेंट के साथ। तो इट इज ओवर टू माय मेंटर, माय गुरु, कि जिन्होंने इस स्टोरी को बनाया है।
तो धीमान सर, रश्मि जी, प्लीज आप हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। आपका स्टोरी इतना इंस्पायरिंग है और फिर से हम वो इतने साल साथ में जी लिए ना, आपकी सक्सेस स्टोरी हमें भी बहुत इंस्पायर करती है। ये शलाका जी, आप बोलते हो कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप हमें कितना फुलफिलमेंट देते हो। अरे सक्सेस सभी का हक है, सभी का हक है। आपकी आज आप क्या हो वो मायने नहीं रखता है, आपने वो प्रूव कर दिया। आपने बोलते ना कितना बदलाव, कितना विचार में चेंज लेकर आए और ये सक्सेस को आपने किया। जर्नी तो आपने ही चले हैं, हमने रास्ता बताया, हम वही कर सकते हैं। हम आपकी जर्नी चल के नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। बहुत सारे लोगों को बताया, लेकिन आप थे जिन्होंने इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हुए और जो भी मुसीबत आई उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हुए, हमारी बात सुनी और उसको अप्लाई किया। वो आपको ये जर्नी और ये सक्सेस दे रहा है। ये सक्सेस आपका हक है और मैं बहुत क्लियर हूँ, आप बहुत जल्द जीबीडी बनेंगे, बहुत जल्द जीबीडी बनेंगे और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लिख के जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इससे भी बहुत बड़ी सक्सेस मिलती रहे, लाखों लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लाओ और हम साथ में मिलके लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। एंड यस शलाका जी, आपका इंग्लिश प्रेजेंटेशन अभी बहुत जल्द सुनना है क्योंकि मोदी केयर लंदन जा रही है। वी विल लिसन टू यू, ऑल द बेस्ट। एंड वैभव जी, आपने तो बोलते ना ऑलरेडी सक्सेसफुल थे इंडस्ट्री में, बहुत नॉलेज था और अच्छी तरीके से कर रहे थे, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट अभी आपको जो फुलफिलमेंट देगा, सेटिस्फैक्शन देगा कि ये सक्सेस प्लस रिकॉग्निशन या सब कुछ जो चाहिए लाइफ में वो यहाँ पे पॉसिबल है। गोइंग हेड यानी आपका जो ऑलरेडी लाइफ अच्छा बनाया था उससे भी आगे निकले इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिगर सक्सेस ऑल्सो। बहुत ही बहुत बढ़िया। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, जो मैंने पहले कहा था कि शलाका जोशी और वैभव जोशी इस बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, आपने अपने आप को इस बिजनेस के लिए बने हैं, यहाँ तक लेकर आए हो क्योंकि आपने हर वक्त अपने आप को इस बिजनेस के लिए जो भी ज़रूरी है उसके लिए मोल्ड किया है, चेंज किया है, अपग्रेड किया है और करते रहते हैं। यू आर रियली इंस्पायरिंग फॉर एवरीबडी एंड आज मुझे कहना है थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस फैमिली। आप बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस की ओनरशिप ले रहे हो और आपकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे टाइटल्स के साथ और बहुत सारे सपने करते हुए आप आगे चलते चले जाएंगे, हमें यकीन है, और आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों को सफलता आप दिलाते रहेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।